नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 10th विषय हिंदी, इंग्लिश मीडियम एवं गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए आज फिर से मैं हाजिर हूँ सुषमा क्रिश्चियन। तो आइए बच्चों, आज हम हमारा गद्य 2 जिसका नाम है बूढ़ी काकी वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेमचंद का परिचय। तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के सम्राट उपन्यासकार के रूप में उनकी गणना की जाती है। शिक्षा काल में अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन उन्होंने किया था। प्रारंभ में स्कूल में, बाद में शिक्षा विभाग में भी उन्होंने कार्य किया था। उन्होंने अपने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की नौकरी भी छोड़ दी और उन्होंने स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया। उन्होंने गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना भी की है। मानसरोवर नामक उनका जो कहानी संग्रह है वो 8 भागों में विभाजित है। उन्होंने प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम आदि नाटकों भी रचना की है, जो वो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक साबित हुए हैं। कुछ विचार, कलम, तलवार और त्याग, यह सब उनके प्रसिद्ध निबंध संकलन है। तो आइए बच्चों, ऐसे प्रसिद्ध सम्राट हिंदी साहित्य के उपन्यासकार की बहुत ही अच्छी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है बूढ़ी काकी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हम कहानी की शुरुआत करते हैं तो उसमें से हमें क्या सार और क्या बोध मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो इस कहानी में हमें प्रेमचंद जी ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि जिन्हें अपनों की अपेक्षा मिलती है। तो हमें जिन वृद्ध लोग होते हैं हमारे घर में, नाना नानी, दादा दादी, उन लोगों को प्यार से रखना चाहिए, उनको अच्छी तरह हमें संभालना चाहिए, यह बोध देने की कोशिश की है। हम देख सकते हैं कि वृद्धाश्रम का सांकेतिक चिन्ह, जिसके द्वारा ये साबित होता है कि हमें अपने हाथों से जो वृद्ध लोग होते हैं उनको संभालना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको बहुत ही प्यार देना चाहिए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने नाना नानी, दादा दादी बहुत ही प्यारे होते हैं। दादी की कहानियां सुनना हर एक बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं अपनी दादी के साथ कितना खुश है उनका प्यार पाकर, और बच्चों को भी दादी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि जो नाना नानी होते हैं वो किस तरह बच्चों की संभाल करते हैं। तो अपने जो होते हैं वही बच्चों की अच्छी तरह संभाल कर सकते हैं। वैसे तो अपनों का प्यार अपनों का ही होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनों का प्यार नहीं मिलता, उन लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है और वहाँ उनकी कैसी परिस्थिति होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वृद्धाश्रम में हम देख सकते हैं कि वृद्धाश्रम में बहुत सारे लोग होते हैं साथ में रहने वाले, उनके लिए अच्छे से सेवक भी रखे जाते हैं जो उनके जो कार्य में उनको तकलीफ होती है उसमें उनकी मदद भी करते हैं, उनको सहायता करते हैं। लेकिन जिस तरह अपनों ने, जिन लोगों ने अपनों को छोड़ दिया है, वैसे लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो वहाँ उन लोगों को अपनों की कमी अवश्य ही महसूस होती है। हम देख सकते हैं कि कई सारी जो महिलाएं होते हैं, कई सारे स्वयंसेवक होते हैं जो यहाँ
वृद्धाश्रम में जाते हैं, उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं, उनको अपना प्यार बांटते हैं। कई प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा, जो अपने घर में कुछ अच्छी खुशखबरी हो, अच्छा प्रसंग हो या अपना जन्मदिन मनाना हो, तो कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि वृद्धाश्रम होते हैं, बाल आश्रम होते हैं, वहां जाकर उन लोगों को अच्छा खाना खिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और उन लोगों के आशीर्वाद लेते हैं और उनको प्यार भी देते हैं। और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं चल रही है, जिसमें समाज सेविकाएं बहुत सारे कार्यरत है। तो जिसमें से लोग अपने लाइफ में से थोड़ा बहुत टाइम निकालकर उन लोगों को मिलने के लिए जाते हैं और उनके साथ उनकी खट्टी मीठी जो यादें होती है वो ताजा करते हैं। तो माना जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख होता है वो बांटने से हल्का हो जाता है। दुख जो भी होता है वो बांटने से यानी कि शेयर करने से अच्छा हो जाता है, हल्का हो जाता है। उसी प्रकार बहुत सारी समाज सेविकाएं जो है वो नियमित रूप से वृद्धाश्रम में जाते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, जिनसे उनका मन हल्का हो जाता है, उनका दुख हल्का हो जाता है, जिससे वो अपने आगे के जीवन को सरलता से जी सके। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए ओल्ड एज यानी कि वृद्धाश्रम में जो लोग होते हैं उन लोगों को मिलना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए और समाज में एक नया जो बोध होता है वो देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे ही सुंदर बोध देने वाले सम्राट उपन्यासकार प्रेमचंद की ये बहुत ही अच्छी कहानी जिसका नाम है बूढ़ी पाकी, सबसे पहले हम उसके पात्र को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये पात्र अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे तो कहानी समझने में हमें बहुत ही सरलता प्राप्त होगी। तो पहला अपना पात्र है बूढ़ी काकी, जो अपना मेन पात्र है। बुद्धिराम जो काकी का भतीजा है। रूपा बुद्धिराम की पत्नी है। सुखराम बुद्धिराम और रूपा का बेटा है। और लास्ट अपना कैरेक्टर है लाडली, जो बुद्धिराम और रूपा की बेटी है। तो आइए इन पात्रों को समझने के बाद हम शुरुआत करते हैं अपनी लेसन की कि बूढ़ी काकी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही पुनरागमन हुआ करता है। तो आप सब यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तिका में यहाँ पेंसिल से अंडरलाइन करना और बाजू में लिखना भावार्थ। तो ये वाक्य है जो आश्रय स्पष्ट में भी पूछा जाता है। तो बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। उसका अर्थ होता है कि पुनरागमन मीन्स के वापस आना, कि बुढ़ापे में जब हम चले जाते हैं तो हमारा बचपन होता है वो वापस आता है, यानी कि बहुत सारी जो बचपन की हरकतें होती है वो वापस आ जाती है। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है, उसके अंग कमजोर हो जाते हैं और बच्चों की तरह दूसरों का उसे सहारा भी लेना पड़ता है। शरीर और दिमाग उसका कमजोर हो जाते हैं। जिस तरह बचपन में हमारे धीरे धीरे से दांत गिरने लगते हैं, उसी प्रकार वृद्धा अवस्था में भी आते ही धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। जैसे कि छोटों बच्चों की बातों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, मीन्स की ज्यादा गौर नहीं करते, उसी प्रकार जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी बातों पर हम ज्यादा गौर नहीं करते। उनकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं होता। यतः हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था एवं बचपन की जो अवस्था होती है, अधिकांश इन दोनों में हमें समानता दिखाई देती है। इसलिए कहा गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। आगे, बूढ़ी काकी के में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी। शेष का अर्थ होता है बाकी थी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा उसका सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां
हाथ और पैर उसके जवाब दे चुके थे। जवाब दे चुकना मुहावरा है, उसका अर्थ है कि अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। जमीन पर पड़ी रहती, घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती। कहने का भावार्थ है कि भोजन का टाइम चला जाता, फिर भी कोई उसे खाना नहीं देता, और अगर खाना मिल जाए तो भी थोड़ा बहुत ही खाना उसे प्राप्त होता था, तो भोजन उसकी मात्रा कम होती थी। अथवा बाजार में कोई वस्तु आती तो उसे न मिलती तो वे रोने लगती। उसका रोना, सिसकना साधारण रोना नहीं था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ कर रोना यानी कि चीख कर रोती थी। उसके पति को स्वर्ग सिधारे, मीन्स की बुढ़ी काकी के पति को स्वर्ग सिधारे हुए, स्वर्ग सिधारना यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई हो उसे स्वर्ग सिधारा हुआ कहा जाता है। तो उसके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटा तरुण होकर चल बसा था। अब एक भतीजे के सिवाय उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने, यानी कि बुद्धिराम बुढ़ी काकी का भतीजा है, तो यहाँ आप लोग अंडरलाइन करिए कि बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब उसे लंबे चौड़े वादे किए थे। लंबे चौड़े वादे किए थे उसको, कि उसको बातें करना मीन्स कि उसको प्रॉमिस किया हुआ था कि तुम मेरे नाम सारी संपत्ति लिख दो और मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। तो बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु ये सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग का अर्थ होता है, मुहावरा है कि सब बात दिखाना, उसका मतलब है बड़े झूठे वादे करना। तो बड़े झूठे उसने वादे किए। यद्यपि इस संपत्ति को वार्षिक आय कम न थी, तथापि बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन कठिनाई से घर में मिलता था। लड़कों का हम सब जानते हैं बेटा कि लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। विद्वेष का अर्थ होता है बैर होता है, तो बैर होता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बुढ़ी काकी को और सताया करते थे। कोई चुटकी काटकर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। पानी की कुल्ली करना यानी कि मुंह में पानी लेकर उस पर निगल देना, तो कुल्ली कर देता। काफी चीख मार कर रोती, परंतु वह बात तो प्रसिद्ध ही थी कि वे केवल खाने के लिए रोती थी। अतः केवल संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसकी आर्तनाद का अर्थ है कि उसकी दुख भरी चीख पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह था बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली के साथ। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ या चबेना बुढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण उसे कई बार महंगी भी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं वह सुलभ भी थी। इस स्वार्थ अनुकूलता का अर्थ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वार्थ के अनुरूप, तो यहाँ भी आप अंडरलाइन करना कि रेखा चिन्हना कि स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण किया था। एक दिन क्या होता है कि रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। रसास्वाद का अर्थ होता है कि गाने का आनंद ले रहा था, तो रसास्वाद का अर्थ है आनंद लेना। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक का उत्सव आया था। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा
मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। प्रबंध करना यानी कि व्यवस्था करना अथवा तो आयोजन करना, तो उसमें वह व्यस्त थी। भट्टियों पर कहाड़ चढ़े थे। कहाड़ चढ़ना यानी कि बड़े बड़े बर्तन जो खाने के लिए चढ़ाए जाते हैं वह। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले से मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बुड्ढी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया मेरे लिए। और मन ही मन सोचने लगी कि मालूम होता है कि सब लोगों ने भोजन कर लिया है और सब लोग भोजन कर चुके होंगे। यह सोचकर उसे रोना भी आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो ना सकी। कहने का भावार्थ है, बुड्ढी काकी सोचती है कि अगर घर में अच्छा प्रसंग है, उत्सव है, तो उस समय रोना नहीं चाहिए। रोना अपशकुन माना जाता है। तो इसी वजह से वह जो अपने आंसू है उसे निगल जाती है और उसे बाहर नहीं आने देती। पर मन ही मन वह बेचारी बहुत ही दुखी हो जाती है। बूढ़ी काकी को कल्पना में पुड़िया की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। हाथ लेकर देखना यानी कि कहने का भावार्थ है, वो सोचती है कि अगर एक पूड़ी मुझे मिल जाती, मेरे हाथ में आ जाती, तो मैं उसे खाकर चख लेती कि वो कैसी बनी है, उसका स्वाद ले सकती। क्यों न चलकर कहाड़ के सामने ही बैठ जाओ। मीन्स की जो रसोई घर होता है, कहाड़ मीन्स के रसोई के पास, रसोई घर के पास, तो कि मैं रसोई घर के पास क्यों ना बैठ जाऊं। इसी प्रकार मन ही मन निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरक कर वह कठिनाई से चौखट में उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास जा पहुंचती है। वहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना कि एक भूखे कुत्ते को खाने के सन्मुख बैठने में होता है। यानी कि कहने का भावार्थ है कि अगर कोई कुत्ता यानी कि श्वान, जिसे कई दिनों से खाना नहीं मिला है, और अगर उसके सामने खाना रख दिया जाए तो उसके मन में जो भाव होता है खाने को देख करके, अभी ये खाना मुझे प्राप्त होगा, अभी ये पक जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, यही एक आशा भरी दृष्टि से काकी वहां जाकर बैठ जाती है और देखती है कि थोड़ी ही देर के बाद मुझे कोई ना कोई खाना देगा। This lesson will be completed in next video. Please wait for the same. Thank you.